हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, वो विलेज कैसे कनेक्टेड है, और हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक इमेजिनरी विलेज है। और ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड, यानी कि सेम लैंड से कोई ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं क्या, अगर ले सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, और अगर नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा चैप्टर हमारा विथ रेफरेंस टू हम पालमपुर ही देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश का एक पार्ट बोला गया है हमें, पालमपुर विलेज। और यहाँ पे क्या होता है, ऑल लैंड्स आर कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, यानी कि जो भी ज़मीन है वहाँ पे सब में खेती की जाती है, वहाँ पे कोई भी लैंड ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, खाली नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पे सब ग्रो होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खारिफ क्रॉप किसे कहते हैं, राबी किसे कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ध्यान देंगे। आप चाहे तो ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हम मेजर क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे सीज़न दे के रखा है राबी, खारिफ, ज़ैद। यहाँ पे हम टाइम पीरियड देख सकते हैं, राबी क्रॉप की कब हम लोग इसको बुआई करते हैं, जैसे कि सोन कब होता है, अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट कब होता है, अप्रैल से जून के बीच में ये हार्वेस्ट हो जाते हैं। इसमें कौन कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, जैसे कि वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब क्रॉप्स इस सीज़न में उगाई जाती है। और कौन कौन से स्टेट्स में ये बुआई होती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स में ये सब क्रॉप उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा खारिफ सीज़न, जो कब बुआई होती है उसकी कब शोन होता है, वो जून से लेके जुलाई तक। और हार्वेस्ट कब होता है, सितंबर से अक्टूबर तक। यही सीज़न में हम क्या क्या लगाते हैं, जैसे कि राइस, मेज़, ज्वार, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब चीज़ें हम लगाते हैं। और मेजर स्टेट्स यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। और ये सब एरियाज़ में इन लोग का टिपिकल डाइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आसाम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा टिपिकल डाइट, हम लोग कंजम्पशन राइस ज़्यादा होता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल में भी मोस्ट ऑफ द रीजन में राइस ही कंज्यूम किया जाता है, इंक्लूडिंग उड़ीसा मैक्सिमम ऑफ पार्ट में। रेस्ट अदर पार्ट में जैसे कि हम देखें तो तमिलनाडु, केरला, ये सब कंजम्पशन यहाँ पे राइस का ज़्यादा है बाकी पार्ट से। जहाँ पे फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे चावल कम खाया जाता है, यहाँ पे रोटी ज़्यादा खाया जाता है। तो जैसा स्टेट उस हिसाब से उनका खेती भी उसी हिसाब से किया जाता है। देन आता है हमारा ज़ैद सीज़न, जहाँ पे हम लोग कब रुआई करते हैं उसकी, मार्च से लेके जुलाई तक। और हार्वेस्ट भी बहुत कम समय में हो जाता है। ये ज़ैद ऐसा महीना है जब वाटरमेलन, खीरा, ये सब हमें अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे जैसे इंक्लूडेड है सीजनल फ्रूट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खीरा, तरबूज, वाटरमेलन, ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप, ये सब हमें मिलता है। और मेजर रीजन कौन सा है इनका, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे हमें सब मिलता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रबी क्रॉप हमेशा ठंडियों में उनको लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है गर्मियों में, अप्रैल से जून के बीच में। और खारिफ जो क्रॉप है वो हमेशा मानसून में लगाया जाता है, जून से लेकर जुलाई तक। और हार्वेस्ट कब हो जाता है, अक्टूबर तक हार्वेस्ट हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ असम का, तो असम में हम जून से जुलाई तक हम लोग राइस हम लगा देते हैं। फिर सितंबर से अक्टूबर नहीं, नवंबर से दिसंबर के बीच हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब सीज़न आप याद रखें, ये सब आपको आगे भी काम आएगा।
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर अपीयर होना चाहते हैं तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रहना ज़रूरी है। कमिंग बैक टू आवर लेसन, आवर चैप्टर, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिफ्रेंशिएट कर लिया खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, कब उसकी कटाई होती है, कब उसको हम लगाते हैं। देन हमें देखना है कि पालमपुर में कैसे क्या होता है। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब कैटल फीड एक ऐसा फीड है जो हम कैटल को देते हैं। जैसे आप सोचेंगे कैटल को तो हम वेजिटेबल वेस्ट से लेके प्लांट वेस्ट ये सब देते होंगे, लेकिन कैटल के लिए एक एक्स्ट्रा फीड भी लगाते हैं। हरियाणा के साइड, हरियाणा पंजाब में कैटल को फीड करने के लिए एक स्पेशल टाइप का ग्रास लगाया जाता है उनको स्पेशली फीड करने के लिए, उसको चारा बोलते हैं। अगर आप हरियाणा पंजाब से होंगे तो आप ये आपको पता होगा। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। जैसे कि हमने देखा कि विंटर सीजन में पोटैटोज़ कल्टीवेट किया जाता है। एंड इन द विंटर सीजन राबी fields are sown with wheat. From wheat produce, farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raigans. आप कंफ्यूज मत होइए, ये चैप्टर में हम सिर्फ इमेजिनरी विलेज के रेफरेंस में ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इतना लॉजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो भी यहाँ पे खेती होती है वीट की, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऐसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सब स्टेट्स में राइस कंजम्पशन थोड़ा कम होता है, वीट का कंजम्पशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये लोग वीट लगाते हैं और जितना वीट उनको ज़रूरत है पूरे साल के लिए वो स्टोर कर लेते हैं, और जो सरप्लस रहता है, सरप्लस मीन्स जो एक्स्ट्रा, मीन्स आपके पास जितना बचा है आपके कंजम्पशन के लिए, उसके अलावा जितना है उसको हम सरप्लस कहते हैं। और सरप्लस वीट को क्या करते हैं, रायगंज में सेल कर देते हैं। रायगंज एक मार्केट था जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। और छोटा सा एक पार्ट वो लोग किसके लिए छोड़ देते हैं, शुगर केन के लिए, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और शुगर केन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये लोग बुलॉक कार्ट्स में जैगरी लोड करके लेके जाते हैं। जैगरी मीन्स गुड़। और शुगर केन से सिर्फ जैगरी नहीं, हम लोग को जैसा कि पता है शुगर भी बनता है। शुगर का प्रोसेस अलग हो जाता है लेकिन जैगरी का प्रोसेस अलग है। तो शुगर केन इज़ द रॉ फॉर्म और एज जैगरी। और ये कहाँ सेल करते हैं ये लोग, ट्रेडर्स को इन शाहपुर। और ट्रेडर्स सुन के आप कंफ्यूज मत होइए, ये कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे। ट्रेडर्स मीन्स जो आपके सामान को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना, उसे हम ट्रेडर बोलते हैं। ट्रेडर्स ही हमारे सामान को होलसेल मार्केट में जाके बेच सकता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर इन पालमपुर ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर का मेन रिक्वायरमेंट होता है लैंड, देन सेकेंड मेन होता है इरीगेशन। अगर आपके पास इरीगेशन फैसिलिटी है ही नहीं तो आप खेती अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एज अगर हम लोग एग्जांपल लें, असम में हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं होती है, यहाँ पे टोटली मॉनसून डिपेंडेंट होता है। एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड हरियाणा, वहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स के पास ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो लोग ईजिली थ्रू आउट द ईयर वो लोग कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग कर सकते हैं। और आसाम जैसे स्टेट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे मानसून अच्छा हुआ तो हमारा खेती अच्छा होता है। अगर मानसून अच्छा नहीं है तो मतलब रेन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो खेती उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी विलेज जैसे कि पालमपुर, उसमें क्या था, द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप। वो लोग साल में 3 क्रॉप इसलिए लगा सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इसके वजह से उन लोग को ये पॉसिबल है। और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जल्दी आ गई। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी सब गांव में सेम नहीं होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस नहीं होती है, बहुत पावर आउटेज होते हैं, जैसे कि पावर कट्स बहुत होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन पालमपुर में ये समस्या बताई नहीं गई है।
Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw there that the electric run tubewell could irrigate much. अब पर्शियन व्हील अगर आपको नहीं पता होगा, पर्शियन व्हील एक प्रिमिटिव मेथड यानी कि बहुत प्राचीन मेथड है कुएं से पानी को निकाल के इरिगेशन करना। उसमें एक बड़ा सा व्हील होता है, उस व्हील के मदद से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वो कुएं से मतलब पानी खींचता है, खींच के इरिगेशन, वहाँ पे कैनल्स बने होते हैं, उस कैनल में वो पानी छोड़ता है। पहले पर्शियन व्हील यूज़ किया जाता था जिसका एफिशिएंसी बहुत कम है। एफिशिएंसी मीन्स काम करने की क्षमता। वो 1 घंटे में बहुत कम पानी इरिगेट करता था, लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी आए तब से क्या हुआ, फार्मर इलेक्ट्रिकल रन ट्यूबवेल्स यूज़ करने लगे जो कम समय में ज़्यादा पानी फेंक सकता है, ज़्यादा इरिगेशन कर सकता है। और फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट, और वहाँ पे कुछ जो पहले के ट्यूबवेल्स हैं वो कुछ गवर्नमेंट ने लगाए हैं, बाकी फार्मर्स ने अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा लिए। और अब इस बॉक्स में हम ध्यान दें तो हमें दिखेगा नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवर इन plains. Coastal region in our country are well irrigated. In coast plateau regions such as Deccan Plateau have low level of irrigation or total cultivated area in the country less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas farming is largely dependent on rainfall. तो इसको हम समझेंगे जैसा कि हमने देखा कि हर विलेज में पानी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर हम कोस्टल रीजन्स जो कि हमारे सीज़ हैं, समुद्र के किनारे जो भी स्टेट्स हैं उनकी अगर बात छोड़ दें, या फिर रिवर इन प्लेन्स जैसे हमारा ब्रह्मपुत्र वैली, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सब पार्ट में क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू जहाँ पे इरिगेशन बहुत लो लेवल ऑफ इरिगेशन है, और कल्टिवेटेड एरिया वहाँ पे 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे, यानी कि बहुत ही कम इरिगेशन वहाँ पे है। तो इसलिए खेती तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता उतने कम एरियाज़ में। तो हमें इमेजिनरी विलेज के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंटली हमारे इंडिया में क्या क्या कमियाँ हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करते जाएंगे। और अब इसमें आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आपको क्या बताना है, एक साल में अगर एक से ज़्यादा क्रॉप की रुआई, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप अगर लगाया जा रहा है एक ही साल में, सेम लैंड में, मतलब एक ही लैंड में, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इसका डेफिनेशन, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और एक यही तरीका है जिसके मदद से हम सेम फिक्स्ड लैंड से हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम फिक्स्ड लैंड से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम ले सकते हैं, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उसके ड्रॉबैक्स ये है कि उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, देख रेख उसको ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स में हमें उतना देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें इरिगेशन भी कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो एक ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट्स भी है। और MS स्वामीनाथन, ही फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो उन्हें हमें याद रखना है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन थे, MS स्वामीनाथन। उन्होंने किस चीज़ के लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, सीड्स ऑफ वीट के सीड को लेके उन्होंने, और HIV सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं जैसे कि वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। इनमें से आप लोगों ने कौन कौन से क्रॉप खाए हैं वो कमेंट में बताइएगा। कौन कौन से क्रॉप आप यूज़ टू हैं, या फिर आपके घर में, आपके गांव में यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ दी हाउस होल्ड में ये सब चीज़ें यूज़ होती है। पोटैटो हर घर में यूज़ होता है। शुगर केन अगर आप
जैसा कि अभी समर्स के सीज़न में क्या होता है, शुगर केन का जूस हम खाते हैं, सॉरी पीते हैं। तो शुगर केन एक्चुअली शुगर केन से ही हर चीज़ें, मतलब शुगर से लेके जैगरी तक शुगर केन से ही बनती है। फिर बाजरा है, व्हीट है। अगर मैं आसाम की बात करूँ तो आसाम में व्हीट और बाजरा का प्रचलन थोड़ा सा कम है। यहाँ पे व्हीट और बाजरा से बना हुआ चीज़ें कोई इतना कंज्यूम नहीं करता है जितना अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हम खाते हैं। और पटेतो तो हर घर में यूज़ होता है। इनफैक्ट आप लोगों को पटेतो पसंद भी होगा। आलू के पराठे बनते हैं, ये तो सबके फेवरेट ही हैं। तो समोसे बनते हैं, उसमें आलू होता है। तो ये सब क्रॉप्स हम यूज़ टू हैं, ये सब हम कंज्यूम करते हैं। तो ये सब अलग बातें हैं। तो लेट डिस्कस में हम देखते क्या हमें डिस्कस करना है। सॉरी, ये थोड़ा आगे चला गया। हाँ, तो डिस्कस क्या करना है। द फॉलोइंग टेबल 1.1 शोज द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टर्स। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड। व्हाट डज द ग्राफ शो, डिस्कस इन क्लास। तो हालांकि हमें ये इतना ज़रूरी नहीं है, चलो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। कल्टिवेटेड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम खेती करते हैं या फिर खेती कर सकते हैं। 1950 से लेकर 51 के बीच हमारा कल्टिवेटेड एरिया ये मिलियन हेक्टर्स में है, या ये ध्यान दीजिएगा 132 मिलियन हेक्टर्स थे। और 2016-17 प्रेजेंटली हमारा कितना है, 2000 मिलियन हेक्टर्स कल्टिवेटेड एरिया है। तो इस डाटा से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कल्टिवेटेड एरिया कितना बढ़ा है इन रिसेंट ईयर्स में। ये वो इसी टेबल का ये ग्राफ फॉर्म है, तो ये आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को कुछ एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ क्रॉप लिखना है, मंथ लिखना है, हार्वेस्ट कब होता है, यहाँ पे कब उसकी बुआई होती है, कब कटाई होती है, ये लिखना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन लिखना है, यह कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम अगर देखें तो फॉर हायर यील्ड इज मेजर एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। अब यील्ड बोल रहे हैं हम, यील्ड के बारे में अब जान लीजिए। यील्ड मतलब टोटल आपका कल्टीवेशन कितना हुआ है वो सेम पीस ऑफ लैंड से एक पर्टिकुलर सीजन में। सपोज आप सोच लीजिए आप राइस लगा रहे हैं, तो उसको कल्टीवेट करते समय आपके पास टोटल कितना क्विंटल या फिर कितना आपका टोटल फूड क्रॉप आपके पास है, उसे हम यील्ड कहेंगे सेम पीस ऑफ लैंड से। और यहाँ पे मिड 60s में क्या था, जो कि सीड्स यूज़ हुए थे वो ट्रेडिशनल हुए थे, जो कि बहुत कम यील्ड देते थे, वो कम उपजाऊ थे। और अभी तो ट्रेडिशनल सीड उसमें क्या बेनिफिट है कि उसमें इरिगेशन कम देने से भी चलेगा, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। और फार्मर यूज्ड cow dung and other natural manure as fertilizer। जैसा कि असम में भी हम एग्जांपल असम ले रहा हूँ क्योंकि मैं असम से हूँ, इसलिए तो असम का कल्टीवेशन ले रहे हैं हम। यहाँ पे हम जब भी राइस को लगाते हैं तो हम कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मिनिमम से मिनिमम किया जाता है। यहाँ पे मेनली हम ट्रेडिशनल सीड्स से खेती करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली यहाँ पे काउ डंग का यूज़ होता है और नेचुरल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी खेती होता है नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए खेती किया जाता है। अगर कमर्शियल यूज़ के लिए क्या होता तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती। और ये सब इसलिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे क्योंकि ये सब थोड़ा चीप होता है और रेडीली अवेलेबल होता है, क्योंकि ये सब हमें लेने के लिए कहीं बाहर फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब इजीली गांव में अवेलेबल हो जाता है। और किसी फार्मर को तो ये सब खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उनके खुद के भैंस है, खुद के गाय हैं, तो काउ डंग वहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं उनको। और अब अभी हमें पढ़ना है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी लेट 1960s। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब से हमारा एग्रीकल्चर में एक
एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बूम आ गया, यानी कि एक रैपिड ग्रोथ आ गया। उसके पहले उतना ग्रोथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स हमें उतना प्रोडक्शन दे ही नहीं सकते थे सेम पीस ऑफ लैंड से। HYV सीड्स आने के बाद, HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो सीड्स आने के बाद प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका है कि सेम पीस ऑफ लैंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जिसके वजह से क्या हुआ है, एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। HYV seeds however was possible earlier. HYV seeds need plenty of water and also chemical fertilizer. HYV seeds हमें प्रोडक्शन तो ठीक मतलब बहुत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है या फिर ड्रॉबैक ये है कि इसको इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट इसका ज़्यादा है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स इसको भरपूर मात्रा में चाहिए, नहीं तो ये डिजीज़ पकड़ लेता है प्लांट। आपने गांव में देखा होगा, आपको आपके अगर आपके घर में होती है तो आपने सुना होगा कि प्लांट में बीमारी आ जाना, या फिर प्लांट में कोई भी बीमारी पकड़ लेता है, जिसके वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता जितना वो सोच के रखते हैं। इसीलिए HYV सीड्स अगर हम लोग लगा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें भरपूर मात्रा में उसे इरिगेशन देना है, उसकी देखरेख अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रोड्यूस उतना नहीं कर पाएगा। देन यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, फार्म मशीनरी दिख रहा है, सीड्स दिख रहे हैं, फर्टिलाइज़र दिख रहे हैं, पेस्टिसाइड्स दिख रहे हैं, डैम्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट, कैनल्स, ये सब इरिगेशन में आते हैं। ये सब फैक्टर इनपुट है, यानी कि ये सब आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा एक फार्म लैंड से या फिर एक पीस ऑफ लैंड से आपको कल्टीवेशन या फिर प्रोडक्शन निकालने के लिए। फार्म मशीन में ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर किस में चलता है, फ्यूल पे, वो है ये डीजल। देन सीड्स चाहिए होगा आपको, फिर फर्टिलाइज़र चाहिए होगा, पेस्टिसाइड्स चाहिए होगा। उसके बाद सबसे मेन आपको क्या चाहिए होगा, इरिगेशन। इरिगेशन के लिए आप डैम से भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे हमें एक के साथ एक रिलेटेड हमें दिखाया गया है, डैम से। डैम्स आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, डैम्स में हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद एक चैनल से हम उसको रिलीज़ करते हैं, जिसके आगे एक टरबाइन लगा होता है। वो टरबाइन जब भी घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो फार्मर्स है वो क्या कर सकते हैं, पंप सेट को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पंप सेट इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। और उन पंप सेट का जो पानी है वो हम कैनल्स बना के अपने फील्ड में दे सकते हैं। ये है मॉडर्न फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये इसमें से ट्रैक्टर हट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी हट जाएगा, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र ये हट जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे हाई yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. हाई yielding मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड से तभी पॉसिबल हो पाया जब HYV सीड्स आए, इरिगेशन आया, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स आए। इनके अलावा ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल पाएँ। और फार्मर्स ऑफ, जैसा कि मैंने कहा कि HYV सीड्स हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, तो फर्स्ट कौन से स्टेट्स में यूज़ किया गया था, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो कि HYV सीड्स के साथ किया गया था। और फार्मर जो इन रीजन में थे, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पे वो उन लोग के पास ट्यूबवेल और इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल था, जिसके वजह से वो HYV सीड्स को ईजिली यूज़ कर पाए। अगर हम कंपेयर करें आसाम के साथ या फिर वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल के साथ, तो वहाँ पे हम HYV सीड्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स या फिर पंप सेट नहीं है, जिसके वजह से HYV सीड्स अगर हम लगा भी ले तो वो हमें प्रोडक्शन दे नहीं पाएगा या फिर डिजीज़ पकड़ लेगा वो प्लांट, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्या है, HYV सीड्स के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी अवेलेबल हैं, पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल है, यानी कि यहाँ के फार्मर्स थोड़े से वेल्दी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, क्योंकि इनके पास लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा है। लैंड होल्डिंग्स मीन्स एक किसान के पास उसकी ज़मीन कितनी है। आसाम में अगर कंपेयर करें तो लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, और यहाँ के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत मतलब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग तरीके से हुआ है, और
साइज़ ऑफ लैंड बहुत छोटे छोटे हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते। लाइक कंबाइन हार्वेस्टर आसाम में यूज़ किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के साइज़ ऑफ लैंड छोटे छोटे हैं। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या है, साइज़ ऑफ लैंड बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके वजह से वहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जा सकती है। और यहाँ के फार्मर्स इसलिए थोड़े से वेल्दी हैं, तो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आसाम के फार्मर्स उतने वेल्दी नहीं है, इसलिए वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स अफोर्ड नहीं कर पाते, और केमिकल फर्टिलाइज़र इतने चीप रेट में अवेलेबल नहीं है, थोड़े से वो कॉस्टली ही आते हैं। और some of them bought farm machinery like tractor and thresher which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. जैसा कि आपको मैंने बोला कि इन 3 स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं वो थोड़े से वेल्दी हैं, तो ये लोग फार्म मशीनरी जल्दी से यूज़ या फिर इजीली खरीद सकते हैं या फिर परचेज कर पाते हैं। जैसे कि फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स, जिसके वजह से क्या होता है, ज़मीन वो अच्छे से टिल कर सकता है, यानी कि प्लाइंग अच्छे से हो सकती है। उसके मदद से क्या होता है, ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं। और एट लास्ट उनको क्या मिला, दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट, यानी कि ये सब मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करके, HIV सीड्स यूज़ करके उनको क्या मिला, हाई यील्ड ऑफ व्हीट, यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिला। और इन जैसा कि हम विथ रेफरेंस टू पालमपुर ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पालमपुर को ही ले रहे हैं हम। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेरीज वाज 1300 kg पर हेक्टर, यानी कि जो वो लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, उनकी मदद से उनको कितना प्रोडक्शन मिलता था, सिर्फ और सिर्फ 1300 किलोग्राम पर हेक्टर ही मिलता था। और HIV सीड्स यूज़ करने के बाद उनका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 3200 पर हेक्टर पर किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि 3200 kg पर हेक्टर उनका यील्ड बढ़ा है, और जो कि बहुत लार्ज है, जिसके मदद से कि वो लोग कम ज़मीन में या फिर सेम पीस ऑफ लैंड में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए और वो बेनिफिट ले पाए। और जो उनका सरप्लस बचा, जितना उनको चाहिए रिक्वायरमेंट उतना उन्होंने रख के सरप्लस वो कहाँ सेल कर दिए, इन दी मार्केट्स। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम थर्ड पार्ट बहुत जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। Please like, share and subscribe to our channel A1 Classes. Thank you for your time.